दोस्तों, एक बहू अपने ससुर को रोज ताने मारती थी, गाली देती थी और हमेशा कहती थी कि मेरी किस्मत ही खराब थी जो मुझे इस जैसा ससुर मिला। लेकिन जब उस ससुर की सच्चाई सामने आई तो फिर ऐसा हुआ कि बहू की पूरी इंसानियत हिल गई। रविशंकर 62 साल के हो चुके थे। वह शरीर थोड़ा झुक गया था। उनकी पत्नी कुसुम 1 साल पहले गुजर चुकी थी। बेटा आदित्य अब बड़ा हो गया था और एक अच्छी प्राइवेट कंपनी में काम करता था। 1 साल पहले उसकी शादी हुई थी। बहू दिव्या बहुत पढ़ी लिखी और तेज थी, बोलने में स्पष्ट और सोच में तेज। लेकिन वही तेजी अब धीरे धीरे चुभने लगी थी। दिव्या अक्सर कहती, पापा जी कुछ नहीं करते, सारा दिन बस टीवी देखते हैं। कभी कभी दोस्त आ जाते तो वह मजाक में कहती, सास तो है नहीं और ससुर बस रिटायरमेंट के बाद फुल टाइम एंजॉय कर रहे हैं। सब हंसते, लेकिन रविशंकर जी कुछ ना कहते, सिर्फ मुस्कुराते रहते। उनकी मुस्कान में ना शिकायत होती थी ना सफाई, बस एक खामोशी होती थी, जैसे उन्हें पता हो कि अब उन्हें कोई समझने नहीं वाला। वह बस अपने काम करते रहते, हर दिन बिना बोले बिना दिखाए। एक दिन दिव्या की एक दोस्त घर आई। चाय पीते पीते उसने अली कहा, तुम्हारे पापा जी दिन भर अकेले रहते हैं, ना कोई इमरजेंसी हो जाए। तो दिव्या ने जवाब दिया, क्यों, कुछ करते थोड़ी हैं, वो वैसे भी हमेशा घर में रहते हैं। दोस्त ने समझाया, तुम ऑफिस जाती हो और बेटा स्कूल, एक कैमरा लगवा लो ना, लिविंग रूम में कम से कम कुछ हुआ तो देख तो सकते हो। रिया को बात प्रैक्टिकल लगी। 2 दिन बाद एक इंडोर सीसीटीवी कैमरा लग गया। ड्राइंग रूम में बाहर नहीं, सिर्फ घर के अंदर, ताकि एक्टिविटी देखी जा सके। रविशंकर जी ने सवाल नहीं किया, उन्होंने बस देखा और चुप रह गए। उन्हें आदत थी, अब कोई चीज उनके लिए नहीं होती, ये बात वह मान चुके थे। अब दिव्या ऑफिस जाते हुए फोन से ऐप खोलकर कभी कभी घर देखती। शुरुआत में उसने नोटिस किया कि पापा जी अकेले बैठे रहते हैं। एक दिन देखा कि डिलीवरी वाला आया और पैसे मांग रहा था। पापा जी ने कार्ड निकाला और पेमेंट कर दिया। पापा ने पैसे दिए। दिव्या चौकी शाम को देखा कि किचन में कुछ चीजें साफ रखी हैं और जूते भी धुले हैं। शायद काम वाली आई होगी, उसने मन में सोचा। लेकिन धीरे धीरे वह ऐप उसकी आदत बनने लगी। दिव्या क्यूरियोसिटी में कैमरे के फुटेज देखने लगी। उसे अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि जिसे वह कुछ नहीं करने वाला समझती थी, वो बिना बोले सब कुछ कर रहा था। एक दिन सुबह जब वह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी, देखा कि जूते एकदम चमक रहे हैं। बेटे का बैग पैक है, टिफिन तैयार है। मालती काम वाली तो छुट्टी पर थी, अब वह सच जानना चाहती थी। उसी रात उसने सीवीसी की पुराने दिन की रिकॉर्डिंग खोली। फास्ट फॉरवर्ड करते हुए देखा, सुबह 5:15 पर रवि जी उठते हैं, किचन में जाकर सिंक साफ करते हैं, दूध का बर्तन धोते हैं, अखबार ना मिले तो खुद लेने जाते हैं, बच्चे का यूनिफॉर्म झाड़ते हैं, फिर चाय बनाते हैं और खुद सबसे बाद में पीते हैं। दिव्या की आंखें पसीजने लगीं। मैंने जिन्हें बोझ समझा वह तो इस घर की नींव हैं, लेकिन उसने अभी भी किसी से कुछ नहीं कहा। अंदर गिल्ट था पर ईगो भी था। हो सकता है यह सिर्फ 1-2 दिन किया हो, या दिखाने के लिए उसने खुद को बहलाया। वह नहीं जानती थी कि असली झटका अभी आना बाकी है, और वह झटका एक ऐसी रात देगा जो सीसीटीवी में कैद थी, लेकिन कभी किसी ने देखा नहीं था। उस रात बच्चे को नींद नहीं आ रही थी, रोता रहा, फिर थक कर सो गया। दिव्या उठी और पानी लेने किचन आई। तभी देखा कि ड्राइंग रूम की लाइट जल रही थी जबकि सब सो चुके थे। दिव्या को कुछ अजीब सा लगा। उसने धीरे से मोबाइल उठाया, सीसीटीवी ऐप खोला और कैमरा लाइव किया। स्क्रीन पर दिखा रवि जी अकेले सोफे पर बैठे हैं। हाथ में एक पुरानी फ्रेम की हुई फोटो है। उन्होंने चश्मा उतार दिया था। लाइट बहुत धीमी थी, लेकिन कैमरे की नाइट विजन से उनकी शक्ल साफ दिख रही थी। वह बस बैठे नहीं थे, वह फोटो को देख रहे थे जैसे उसमें कोई जवाब ढूंढ रहे हों। उनकी आंखें गीली थीं और होंठ हिल रहे थे, बहुत धीमे, जैसे किसी को पुकार रहे हो। दिव्या ने वॉल्यूम बढ़ाया। आवाज बहुत हल्की थी, लेकिन एक वाक्य जैसे सीधे दिल के आर पार चला गया। काश तुम होती, कोई तो होता समझने वाला। वो चुप हो गए, फिर एक लंबा सन्नाटा और फिर एक सांस टूटी। सब कुछ करता हूं, लेकिन कोई पूछता ही नहीं। अब आदत हो गई है ना अनदेखा होने की। दिव्या के हाथ से मोबाइल गिरते गिरते बचा। उसकी आंखें कांपने लगीं। वह आदमी जिसे वह हर रोज बेकार, निकम्मा, कुछ काम का नहीं, जैसे शब्दों से घायल करती रही, वो रात को खुद से लड़ रहा था।
टूट रहा था और किसी दिवंगत को याद करके जिंदा रहने की वजह ढूंढ रहा था। वह फोटो उनकी पत्नी की थी, यानी दिव्या की सास ने कभी उन्हें याद नहीं किया था। उसने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि उनके जाने के बाद रवि जी कैसे जी रहे हैं। दिव्या ने कई बार उस फोटो को ड्राइंग रूम से हटाने की बात की थी। ये पुरानी चीजें देखकर मूड और खराब होता है, मॉडर्न डेकोर में सूट नहीं करती। अब वही फोटो उस कमरे की सबसे सच्ची चीज लग रही थी। दिव्या बिना कुछ बोले चुपचाप सोने की कोशिश करती रही, लेकिन वह आवाजें कान में गूंजती रहीं। अगले दिन सुबह दिव्या कुछ भी नहीं बोली, लेकिन नजरों में फर्क था। वह पहले की तरह आंखें नहीं चुराती, अब रवि जी की तरफ सीधे देखती थी। पापा जी रोज की तरह उठे, अखबार लिए चाय बनाई, लेकिन आज वह थके हुए लग रहे थे। शायद रात की वह बातें उन्हें भी भारी लगी थीं। दिव्या ने धीरे से कहा, पापा जी आज दूध मैं लाऊंगी। वो मुस्कुराए, अरे मैं ले आया, तुम ऑफिस के लिए तैयार हो जाओ बेटा। दिव्या कुछ नहीं कह सकी, अब उसके पास कोई शब्द नहीं थे। वो हर बात के जवाब में उल्टा बोलती थी, लेकिन आज उसकी जुबान जवाब दे चुकी थी। शाम को जब वह ऑफिस से लौटी तो देखा कि पापा जी फिर वही काम कर रहे हैं, दरवाजा खोलना, बच्चा संभालना, पानी का बर्तन भरना। दिव्या अपने कमरे में गई और पहली बार सीधे सीवीसी की पुरानी रिकॉर्डिंग खोलकर 2 हफ्ते पीछे चली गई। हर दिन, हर सुबह, हर दोपहर, हर शाम एक ही आदमी हर छोटे बड़े काम करता, दिखाना कोई तारीफ, ना कोई शिकायत, बस खामोश जिम्मेदारी। अब उसे एहसास हुआ कि घर में जो चीजें अपने आप हो जाती थीं, दरअसल वह सब पापा जी की वजह से थी। अब वह देखती थी, जब वह ऑफिस जाती तो पापा जी उसके जूते ठीक से सीधा रखते थे। जब बच्चा स्कूल से आता था तो उसके बैग से गंदे टिफिन निकालकर धोते थे। जब सब सो जाते थे तो वह चुपचाप बर्तन उठाकर रसोई में रखते थे। एक रात दिव्या खुद किचन में चाय बना रही थी। रवि जी आए और बोले, तुम क्यों बना रही हो? मैं बना देता हूं। दिव्या ने पहली बार जवाब दिया, आज मुझे बनाने दो, कुछ तो मेरी भी आदत बदलनी चाहिए ना। रवि जी थोड़ी देर चुप रहे, फिर कहा, बदलाव में देर नहीं होती बेटा, पर दिल से होनी चाहिए। दिव्या ने उन्हें देखा। अब उसकी आंखों में वह कठोरता नहीं थी, वहां सिर्फ अपराध बोध और एक अधूरी सी माफी थी। लेकिन वह अभी भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। जुबान पर शब्द नहीं थे और आंखों में शर्म थी। तो उसने फैसला किया, अब वो माफी अपने कामों से मांगेगी, शब्दों से नहीं। उसने अगले दिन सबसे पहले अपने बेटे को स्कूल तैयार करते वक्त कहा, अपने दादाजी को थैंक यू बोलो, रोज तुम्हारा टिफिन वहीं पैक करते हैं। बेटे ने चौंक कर देखा। सच में? दिव्या मुस्कुरा दी, सच में बेटा। एक दिन बेटे ने कहा, मम्मा दादाजी के जैसे बनना है क्या? मैं भी सुबह जल्दी उठूं? दिव्या ने उसे गोद में लिया और कहा, बिल्कुल, लेकिन पहले उनके जैसे चुपचाप काम करना सीखो, बिना दिखाए, बिना थकान बताए। पर इस सफर में एक पल ऐसा आया जब दिव्या फिर टूट गई। वह दिन था जब रविशंकर जी की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई। हल्का चक्कर आया था और उन्होंने खुद डॉक्टर को कॉल किया। दिव्या जब ऑफिस से लौटी तब उन्हें अस्पताल में सलाइन के साथ देखा। दिव्या ने डॉक्टर से पूछा, आपको कैसे पता चला? डॉक्टर ने जवाब दिया, इन्होंने खुद फोन किया। बोले, बेटा और बहू ऑफिस में होंगे, परेशान मत करना, मैं पास के क्लिनिक में ही आ गया हूं। दिव्या वहीं कुर्सी पर बैठ गई और रो पड़ी। एक आदमी जो घर चलाता है वह अपनी तकलीफें भी खुद संभालता है ताकि किसी को परेशानी ना हो। पहली बार उनका हाथ पकड़कर कहा, अब सब कुछ बदलेगा पापा जी, अब आपकी तकलीफ हमसे बड़ी होगी क्योंकि आप इस घर से भी बड़े हैं। अस्पताल से घर लौटने के बाद रवि जी थोड़े कमजोर जरूर थे, लेकिन चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी जो अब दिव्या को हर रोज कुछ और गहराई से समझ आने लगी थी। वह मुस्कान अब सिर्फ एक बुजुर्ग की नहीं थी, वह एक ऐसे इंसान की थी जो खुद को कहीं खो चुका था लेकिन फिर भी सबके लिए बना रहा। दिव्या अब हर बात में ध्यान देने लगी थी, पापा जी की दवा के टाइम, उनका पसंदीदा खाना, उनकी पुरानी किताबें और यहां तक कि उनकी नींद का वक्त भी। लेकिन जब आप किसी को समझने लगते हैं तो अतीत खुद ब खुद सामने आने लगता है। दिव्या को एक पुराना दिन याद आया, ऐसा दिन जिसे उसने कभी याद नहीं करना चाहा। लगभग 5 महीने पहले की बात थी। एक दोपहर रिया की सोने की अंगूठी गुम हो गई थी। काफी ढूंढने के बाद भी नहीं मिली। दिव्या परेशान थी, लेकिन उस घबराहट में एक गलत बात कह गई थी। घर में और है ही कौन जो दिन भर यहीं रहता है। आदित्य ने उसे रोकने की कोशिश की थी। दिव्या, क्या कह रही हो तुम?
लेकिन दिव्या की आंखों में शक था। उस दिन घर का माहौल अजीब हो गया था। रवि जी ने कुछ नहीं कहा था। वह बस अपने कमरे में चले गए थे और अगले 2 दिन बहुत चुप रहे। तीसरे दिन दिव्या किचन में गैस के पास कुछ गिरा हुआ ढूंढ रही थी। तभी स्लैब के नीचे से कुछ चमकता दिखाया। वही अंगूठी थी। काव्या चौंकी। उसने अंगूठी उठाई, कुछ देर सोचा और फिर अपने कमरे में चली गई। उस दिन काव्या को कुछ भी महसूस नहीं हुआ था, लेकिन आज जब वह सब याद आया तो उसकी रूह कांप गई। मैंने उस इंसान पर शक किया जो हर रोज मेरे लिए अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार रहता है। वह अंदर से टूट गई थी। उस रात उसने खुद से एक वादा किया, अब वह सिर्फ प्यार और सम्मान नहीं देगी, वह अपने पुराने हर घाव की मरहम खुद बनेगी, और वह मरहम शब्दों से नहीं कर्मों से लगाएगी। अगले दिन काव्या ने एक पुराना लकड़ी का बॉक्स निकाला। उसमें पापा जी की पुरानी चीजें थी, घड़ी, पुराने खत, कुछ फोटो और एक डायरी। काव्या ने वह डायरी धीरे से पलटी। उसमें उनकी पत्नी द्वारा लिखे गए कुछ नोट्स थे। एक पेज पर लिखा था, अगर कभी मैं ना रहूं तो इन्हें अकेला मत छोड़ना, यह कहेंगे नहीं पर हर चीज महसूस करते हैं। काव्या ने वह पन्ना चुपचाप पापा जी के कमरे में रख दिया, उसी फोटो फ्रेम के नीचे। दूसरे दिन जब पापा जी ने वह नोट पढ़ा, वह समझ गए कि किसने रखा है। उनकी आंखें नम हुई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस कमरे से निकलकर काव्या के पास आए और बोले, काव्या बेटा, घर में कितनी शांति है, दिनों है ना। काव्या ने कहा, शांति नहीं पापा जी, इज्जत है। वह मुस्कुराए और वहीं पास बैठ गए। एक चाय उन्होंने बनाई, एक काव्या ने। आज पहली बार दोनों ने साथ बैठकर चाय पी, बिना किसी औपचारिकता, बिना किसी संकोच के। काव्या ने धीरे से कहा, आपको कभी अकेलापन नहीं लगा? रवि जी बोले, हर रोज लगता था, लेकिन अब नहीं। काव्या ने पूछा, अब क्यों नहीं? उन्होंने कहा, अब कोई है जो समझता है, और कभी कभी सिर्फ समझ लिया जाना ही सबसे बड़ी दवा होता है। काव्या चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में अब शब्द नहीं थे, सिर्फ आभार था। उस शाम वह फिर से बेटे के स्कूल गई। स्कूल की बुलेटिन बोर्ड पर पेरेंट ऑफ द मंथ की नॉमिनेशन चल रही थी। काव्या ने फॉर्म भरा, नाम रवि शंकर सिंह, और फॉर्म बिना बताए सबमिट कर दिया गया। 2 हफ्ते बाद पूरे स्कूल के सामने रवि जी को मंच पर बुलाया गया और उन्हें अवार्ड मिला, मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली मेंबर का। बच्चों ने तालियां बजाई, टीचर्स ने सराहा, और काव्या ने अपने बेटे का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, अगर किसी दिन तुम बड़े होकर मेरे जैसे बनो तो भी ठीक है, लेकिन अगर दादाजी जैसे बने तो मुझे फक्र होगा। रवि जी कुछ नहीं बोले, उस मंच पर बस हाथ जोड़कर मुस्कुराए। वह अब भी वहीं थे, चुप शांत, लेकिन अब अकेले नहीं। स्कूल से लौटते समय रवि शंकर जी ने अपनी बहू काव्या से पूछा, यह सब किसने किया था? बेटा, स्कूल में मुझे मंच पर बुलवाया, सम्मान दिलवाया। काव्या कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, जो आप हर रोज करते हैं। उसका छोटा सा जवाब था, पापा जी, बस यह कोशिश थी कि एक दिन आपको वह दिखे जो हम सब देखते रहे, लेकिन बोल नहीं पाए। रवि शंकर जी मुस्कुरा दिए, कुछ नहीं कहा। वह अब भी वैसे ही शांत थे जैसे हमेशा से थे, लेकिन उनकी आंखों में पहली बार एक भरोसे की आश थी कि अब वह अकेले नहीं है। काव्या ने तय कर लिया था कि अब वह केवल घर के अंदर नहीं, दुनिया के सामने भी पापा जी का सम्मान बढ़ाएगी, वह सम्मान जो उनके जैसे लाखों बुजुर्गों को नहीं मिल पाता। एक रविवार जब पूरा परिवार घर पर था, काव्या ने एक छोटा गैदरिंग रखा। बेटे की फ्रेंड्स, कॉलोनी के कुछ लोग और 2-3 टीचर्स को बुलाया। काव्या ने पूरे ड्राइंग रूम में एक कोना सजाया। बेटे ने नन्हा सा भाषण दिया, मेरे